Hello guys, welcome back to my channel after a long time I would say, because मैंने स्टार्ट किया था जस्ट व्लॉगिंग। तो हाँ, अभी मुझे टाइम मिला है कुछ डेडिकेटेड वीडियो शूट करने का। बिकॉज क्या होता है ना कि डेली लाइफ में थोड़ा सा व्लॉगिंग इजी हो जाता है, बट कुछ डेडिकेटेड कंटेंट के ऊपर आपको शूट करना इट्स लाइक वेरी टफ टास्क टू डू। बट नेवरदलेस I am back again with another content video, very informative video है ये वाला। बिकॉज बहुत सारी जो वुमन आउट देयर है रिसेंटली उसने डिलीवरी की है या फिर जो प्रेग्नेंट है उन लेडी के लिए बहुत ही यूजफुल ये वाला वीडियो रहने वाला है। बिकॉज ये वाला वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है एंड प्लीज़ एंड तक ये वीडियो ज़रूर करके देखिएगा। बिकॉज ये वाले वीडियो में आपके सारे ही पोस्टपार्टम रिलेटेड जो भी क्वेरी है मैं उसको रिजॉल्व करने वाली हूँ। मेरे पास जो जितनी भी क्वेरीज आई है और जो मेरे सारे पॉइंट्स है मैं सारे उसको सम अप करके यहाँ पे एक ये वाला डेडिकेटेड वीडियो मैं इसके लिए बना रही हूँ। एंड हाँ, चलिए जल्दी से फटाफट ये वाला वीडियो शुरू करते हैं। ओके, तो शुरुआत करते हैं बेसिक्स से। लाइक जैसे ही हमने डिलीवरी करी और बिफोर डिलीवरी के भी हमको थोड़ा बहुत क्वेश्चंस रहते हैं माइंड में कि आगे क्या होगा। बहुत सारा डर रहता है, बहुत सारा स्ट्रेस रहता है, बहुत सारी टायर्डनेस रहती है। बट आउट ऑफ ऑल दिस जब आप बेबी का एक हंसता सा प्यारा सा क्यूट सा फेस देख लेते हो तो पूरा जो भी थकावट रहती है, पूरा जो भी स्ट्रेस रहता है वो एकदम चुटकियों में बर्स्ट हो जाएगा, है ना। बेयर विद माई वॉइस। तो शुरुआत होती है पोस्टपार्टम की जो भी क्वेरीज या फिर जो भी पॉइंट्स है उसकी शुरुआत बेसिकली होती है आपकी डिलीवरी प्रोसेस से। सो जब तक आपकी डिलीवरी नहीं होती तब तक आप कोई भी स्ट्रेस में नहीं होते हो अनटिल एंड अनलेस जो भी डिलीवरी का डे रहता है उसका आपको एक अलग स्ट्रेस रहता है। मेरी मानो तो वो भी स्ट्रेस लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। बिकॉज जो भी अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो थोड़ा बहुत पेन होगा नहीं होगा मेरे को आइडिया नहीं। बिकॉज मेरी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई है, मेरी डिलीवरी सी सेक्शन हुई है। अगर सी सेक्शन डिलीवरी में कैसा अनुभव रहता है, क्या एक्सपीरियंस मैंने किया, तो उसका वीडियो मैं यहाँ पे आई बटन पे दे दूँगी, तो प्लीज़ वो चेकआउट करना मत भूलिएगा। एंड तो मैं जो कह रही थी पोस्टपार्टम, एक्चुअली ये वर्ड जो है ना वो रिलेट करता है आफ्टर डिलीवरी पे, है ना। तो आफ्टर डिलीवरी वुमेन को क्या क्या चीज़ों को फेस करना पड़ता है और क्या क्या लेवल की उनके पास प्रॉब्लम्स आती है, उनके पास स्ट्रेस आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी बेबी को डिलीवर करता है उसके आई बिलीव अभी भी मतलब ध्रुव का अभी 5th मंथ चल रहा है, अभी जस्ट बैठा 2 दिन पहले। तो इमोशनली वुमेन वेरी वेरी वीक होते, बहुत ही इमोशनली कमज़ोर होते हैं। उनको इमोशनल लेवल पे बहुत ही मतलब आपको ना उनको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा एंड बहुत ही उसको केयर करनी पड़ेगी। जो भी पोस्ट डिलीवरी में जो भी इमोशनल हम बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, इमोशनली हम बहुत ही वीक हो जाते हैं, इवन तो नॉट ओनली इमोशनली बट ऑल्सो फिज़िकली। बिकॉज क्या होता है ना, जैसे ही आपने बेबी की डिलीवरी करी आपका आप नर्व होते हो। अगर आप फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हो लाइक मी, डेफिनेटली आप नर्व रहेंगे। बिकॉज यू डोंट नो एनीथिंग राइट कि लाइक ईच एंड एवरी स्टेप में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, क्या क्या डिफ़िकल्टीज आती है, तो वी डोंट नो एक्चुअली। तो वहाँ पे आपको एक थोड़ा सा अलग लेवल का वो है। बट जो भी ईज़ ऑफ में जाना, मतलब जो भी मोमेंट्स है आप उसके प्रेजेंट में रहना। कोई भी फ्यूचर का प्लानिंग मत कीजिए, कुछ भी फ्यूचर का इतना ना सोचे। लाइक मैं पहले बहुत सोचती थी, जैसे ही ध्रुवांश नया नया बॉर्न हुआ एंड मतलब 4 मंथ्स बैक की बात करूँ तो ऐसा लगता था कि अरे यार जल्दी बड़ा हो जाएगा, जल्दी ये वो। बट ठीक है, टाइम इतना फटाफट मतलब बीत जाएगा ना आपको पता भी नहीं चलेगा एक्चुअली में बोलूँ तो। बट वो जो हम 1 ईयर का जो फेज़ है ना पेरेंट्स के लिए एक्चुअली बहुत ही डिफ़िकल्ट वाला फेज़ है। पता है क्या होता है कि आप फिज़िकली वीक रहते हो, आप इमोशनली वीक रहते हो,
ये 2 क्वेरी हो गई आपकी। इमोशनली आप कैसे उभर के आओगे, कैसे उस सब चीज़ों से बाहर आओगे? जब भी आपको एक दिमाग में एक पॉइंट बिठा देना है फिक्स करके, जैसे अपन चैट पिन करते हैं ना व्हाट्सएप पर, या फिर ऐसा कुछ भी हम पिन करके लगाते हैं, स्टिकी नोट्स पे लगाते हैं, वैसे ही एक नोट आपके दिमाग में फिट करके रख देनी है। जैसे मैंने किया, मुझे बड़ा ही ये जो नुस्खा है ना, मैंने खुद ही ढूंढ के निकाला है और मुझे बहुत ही उससे ज़्यादा अच्छा लगता है। जब भी मैं ऐसा कुछ सोचती हूँ ना टेढ़ा मेढ़ा सा, तो जब मैं वो पिन करके जो मैंने दिमाग में रखा हुआ है ना, उससे मुझे बड़ा ही आराम मिल जाता है। पता है क्या है वो? जब भी आपको ऐसा स्ट्रेस आया ना, थिंक अबाउट इट, योर बेबी, जिसका आपने अभी अभी डिलीवरी दी है। जब भी आप उसका फेस देखोगे ना, आपकी सारी थकावट ऐसे गुल हो जाएगी एकदम। तो जब भी आपको ऐसा कुछ हुआ ना, तो ये पिन रखी वाली जो स्टेटमेंट है ना, मैं अपनी बेबी को देखना है बस, उसका हंसता चेहरा। और अगर उस टाइम पे बाई चांस वो स्माइल भी ना करे ना, तो आप एक मोबाइल पे ना उसका एक वो रख दो, डीपी वगैरह, या फिर होम स्क्रीन पे वो रख दो, लॉक स्क्रीन पे वो रख दो, मैंने तो रखा है, उसकी स्माइल वाली फेस रख दो। तो जब भी आपको वो स्ट्रेस आएगा, या फिर हम इमोशनली कमज़ोर होगे, या फिर आपको कुछ भी ऐसा टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी सूझता हो ना, तो उसकी एक स्माइल वाली फेस देख लीजिए, बस हो जाएगा। सारा ही आपका जो इमोशन लेवल का जो पीक पॉइंट होता है वो बर्स्ट हो जाएगा। जो भी आपको स्ट्रेस है वो बर्स्ट हो जाएगी। क्योंकि शुरू शुरू में हमको लगता है वाओ वाओ वाओ, लाइक हमारे पास एक नया बेबी आया, एक न्यू वर्ल्ड में हमने एक न्यू इंसान को हमने जन्म दिया, राइट। एक ह्यूमन बॉडी से एक ह्यूमन को बाहर निकालना, इट्स अ वेरी टफ टास्क ऑब्वियसली। तो अभी स्ट्रेस की जो इंटेंसिटी है वो वेरी कर सकती है वुमन टू वुमन, बिकॉज मेरी मानो तो मेरा केस में क्या हुआ ना, कि मुझे इमोशनली में आज भी थोड़ा बहुत, मैं 10-20% डेफिनेटली 10-20% में हूँ अभी इमोशनल वीक। बाकी जैसे ध्रुवांश का बॉर्न हुआ थी, मैं बहुत ज़्यादा करके थी, एंड फिज़िकली वीकनेस डेफिनेटली अप्रोक्सीमेटली मैं बोलूँ ना 1.5 महीना, मुझे 1.5 महीना प्रॉब्लम हुआ। प्रॉब्लम इन द सेंस कि इतना खास प्रॉब्लम नहीं था, जैसे कभी कभी इतना वो हुआ, ज़्यादा कुछ भागदौड़ हो गई, या फिर क्योंकि बच्चा है ना, तो वो हर एक की बेबी सेम नहीं रहते, उसमें भी डिफरेंस रहते हैं। जैसे अभी मेरा ध्रुवांश को ही देख लीजिए, हर एक के बेबी इतने शांत रहते हैं, बट मेरा बेबी अभी इतना शांत नहीं है। रातों रात भर जगाता रहता था, कभी कभी दिन में सोता था, कभी दिन में भी जागता था, तो कभी रात में सो जाता था। उसकी कोई भी साइकिल फिक्स्ड नहीं होती थी। तो हर एक बेबी ये करे वो ज़रूरी नहीं है। किसी के बेबी 2.5-3 महीने में ही स्ट्रोलर में आप उसको घुमा लो, या फिर ऐसे घर में रखो, कहीं पे भी जा रहे हो उसको साथ स्ट्रोलर लेके जाओ, उसको लेटा दो वहाँ पे, वो आराम से सोता रहेगा, सोती रहेगी। बट मेरा बेबी ऐसा नहीं था। तो क्या इसमें कुछ प्रॉब्लम है? नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनटिल एंड अनलेस कुछ चीज़ें जो है ना मैंने पीडियाट्रिशियन से सीखी है, वो ये है कि एक दिन में बेबी आपका 5 बार पोटी करे, या 5 या 7 दिन में 1 बार ही पोटी करे, नॉर्मल है। फिर क्या सीखा है, अगर बेबी कर्ड वाली जो चीज़ है, कर्ड जैसा वो सीरम रहता है ना, वो निकालता है मुंह से, बेबी इज़ हेल्दी, बेबी इज़ एक्चुअली ग्रोइंग। देन बेबी टाइम से सुसु करता है, यानी कि दिन में आई गेस एटलीस्ट 5-7 बार ही तो सुसु उसकी होनी चाहिए। बेबी इज़ हेल्दी, बेबी इज़ वेरी नॉर्मल। तो ये सब चीज़ें हैं जो अगर आपके दिमाग में वो फिट कर लोगे ना, आई गेस कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और आपको कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो ये हो गई बात स्ट्रेस पे। फिज़िकल वीकनेस पे मैं बात करती हूँ अभी। जैसे मैंने डिलीवरी वीडियो में शूट किया था, तब मैंने आपको बताया था कि मैं प्रिपेयर नहीं थी, एंड सडनली मैं जस्ट ऐसे ही चेकअप करने के लिए गई थी, एंड मेरी गायनिक ने मुझे बोला कि आप 1-2 दिन में या तो आज ही डिलीवरी करवा लो। मैंने बोला क्या हाय, मतलब ये तो एकदम मैं शॉक थी, क्योंकि मैं जस्ट रूटीन चेकअप के लिए गई थी, एंड उन्होंने बोला कि
सफोकेशन बढ़ जाएगा। क्योंकि मेरी जब चेकअप करने के लिए गई थी तब मैंने वीडियो में शेयर भी किया था कि मेरी जितनी मुझे किक मिलनी चाहिए उतनी मुझे मिल नहीं रही थी। तो मैंने उनको शेयर किया था, तो बोले कि सफोकेशन की वजह से शायद आगे कॉम्प्लिकेशन ना हो, तो उस वजह से आपको अर्ली डिलीवरी कर लो। अर्ली इन द सेंस कि वो कंप्लीट हो चुके थे मेरे, कुछ तो अभी 1 आध वीक का पेंडिंग था टाइम, बाकी उन्होंने बोला उतना चलता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड मैंने उनके जो भी स्टेटमेंट पास ऑन हुआ उसके आई गेस 2 दिन में मैंने डिलीवरी करवा ली थी। तो इन्हें मैं बताऊँ तो मैं प्रिपेयर्ड नहीं थी, इस वजह से प्रिपेयर्ड नहीं थी। सडन न्यूज़ आया और मैं तो सोच रही थी कि नॉर्मल होगा, बट बाय गॉड ग्रेस अच्छा हो मेरी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई। बिकॉज अगर नॉर्मल डिलीवरी होती भी ना तो मैं नहीं सह पाती उस चीज़ को। अच्छा हुआ मेरी सी सेक्शन ही हुई एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मेरी सी सेक डिलीवरी हुई। बिकॉज सी सेक्शन में क्या होता है ना, जैसे मैंने आपको डिलीवरी वीडियो में ऑलरेडी शेयर किया, तो मैं ज़्यादा उस पर टाइम नहीं लूँगी, बट इन शॉर्ट में बता दूँ कि पेन जो रहता है बाद में रहता है, डिलीवरी प्रोसेस एकदम स्मूथ जाता है आपका, तो उतना कोई वो नहीं होता। बट हाँ, वहाँ का जो फर्स्ट वॉक है ना उसकी प्रिपरेशन आप नहीं कर सकते। यू कांट इवन इमेजिन कि आप अपनी फर्स्ट वॉक की प्रिपरेशन करो इफ़ यू आर हैविंग सी सेक्शन और इफ़ यू विल प्लानिंग फॉर अ सी सेक्शन, बिकॉज फर्स्ट वॉक इज़ अ वेरी डिफिकल्ट आफ्टर अ डिलीवरी। या दैट्स ट्रू। जैसे छोटे बच्चे को उठाते हैं, मैंने वहाँ पे भी शेयर यही चीज़ की थी कि जैसे आपके मतलब बॉडी में सिर्फ आप देख रहे हो चीज़ों को, योर बॉडी कांट मूव, है ना, आप इसे हाथ को ऐसे हिला भी नहीं पाओगे, ये बॉडी कांट मूव, यू आर जस्ट सीइंग द वर्ल्ड ओनली, है ना। तो वहाँ पे 2 इंसान कॉन्स्ट, मतलब मेरी सिचुएशन ये थी कि ये हाथ मेरी नर्स ने पकड़ा था, ये हाथ दूसरी नर्स ने पकड़ा था, और पीछे से मेरी ननद ऐसे धक्का मार रही है मेरे को लिटरली। एंड ऐसे उठाया तो ऐसे चक्कर आने लगता है कि एक बार तो मैं मतलब लेट ही गई कि नहीं होगा मुझसे, आई कांट। फिर उन्होंने बोला अगर तुम अभी कोशिश नहीं करोगी तो आगे बहुत प्रॉब्लम आएगा। मैंने जैसे तैसे हिम्मत जुटा के ना अगेन खड़ी हुई, तो वो एक डिफ़िकल्ट पार्ट है। अगेन वो हो गया फिज़िकल पार्ट में। सेकंड आएगा फिज़िकल टायर्डनेस में आपका जो स्टिचेस वाला जो सेक्शन है, क्योंकि आई गेस वो भी एक पेनफुल प्रोसेस है, क्योंकि हर एक जो गायनिक रहती है या रहते हैं तो उनका लेवल ऑफ जो स्टिचेस का रहता है वो अलग अलग रहता है। कोई वर्टिकली करता है, कोई हॉरिजॉन्टली करता है, तो वो डिपेंड। मेरा हॉरिजॉन्टली हुआ था, तो मेरे जो टमी एरिया रहता है ना वहाँ पे ऐसे करके इतना बड़ा लाइन अभी भी है, इतना बड़ा लाइन कुछ कुछ लेवल पे दिखता है, वो मिटता नहीं है। तो उस पर क्या पट्टी लगाई होती है, तो ऐसे अगर धीरे धीरे करेंगे तो अपने को ज़्यादा दर्द होगा। तो डॉक्टर क्या करते हैं ना, कुछ तो लगा के सीरम या कुछ तो उनका जो है वो लगा के ऐसे निकाल देते हैं। और पट्टी जैसे ही निकाली उसके बाद क्या भयंकर वाली चीख निकलती है, क्योंकि वो ऑब्वियसली 10 दिन के बाद जैसे आप पट्टी निकालने जाओगे, स्टिचेस रिमूव करने के लिए भी जाओगे, तो वो इतना रहेगा और उस पर स्टिचेस का जो इतना मतलब धागा रहता है ना, और तो कुछ नहीं होता। तो यहाँ से मान लीजिए यहाँ तक का जो धागा रहता है, इतना जो एरिया है वहाँ से ऐसे हाथ खींचना 2 बारी, वो थोड़ा पेनफुल रहेगा। फिर रहता है, मैं लिटरली बाहर जाके ना मैं रोई थी नहीं मानोगे आप, मैं रोई थी। बहुत ज़्यादा दर्द करता है वो एक्चुअली, जैसे ही हमारा पहला बच्चा होता है। क्योंकि अगर हम मतलब अगर आपके पास फर्स्ट किड है तो आपको इतना वो स्ट्रेस नहीं लगेगा। उसका रीज़न नहीं, आपको पता है क्या क्या सीजन्स आते हैं, उसको क्या क्या बीमारी होगी और कुछ डीलिंग कैसे होता है। बट जब आप फर्स्ट टाइम मदर है तो आपको प्रॉब्लम आएगा। प्रॉब्लम इन द सेंस कि जैसे मेरी मतलब ध्रुवांश की डिलीवरी हुई एंड ध्रुव वॉज लाइक बहुत ही क्यूट एंड हमको प्रॉब्लम रहता है कि हम उसको नहलाएं कैसे, वी डोंट हैव एक्सपीरियंस, उसको मालिश कैसे करें, क्या हम सही से कर पाएंगे, ऐसे मन में क्वेश्चंस आते हैं। क्या मैं मेरे बेबी का अच्छे से ध्यान रख पाऊँगी। फिर ऑन द अदर हैंड हम सोचते अरे बिग मॉम
हम दुनिया की बेस्ट टीचर होते हैं कि बेबी का मैं ध्यान नहीं रखूँगी तो और कौन रखेगा। और मेरे बच्चे को मेरे से ज़्यादा और कौन ही उतना ही केयर, उतना गर्माहट, उतनी मतलब उतना प्रेम कौन दे पाएगा। एक माँ ही है ना जिसने 9 महीना अपने बच्चे को पाला अपने कोख में, और उसको वो ध्यान कैसे नहीं रख पाएगी। तो ऑन द अदर हैंड मुझे ये सब ख्याल आते हैं और हमको ये एक स्ट्रेस रहता है। तो शुरुआत में मतलब मुझे भी ये स्ट्रेस था कि अच्छे से मैं कर तो पाऊँगी ना उसको मैनेज, ये सब चीज़, क्योंकि मुझे पता था कि आगे जाके मुझे अकेले सब हैंडल करना है। और ध्रुव वॉज लाइक कि रात को कभी कभी सोता है, मतलब मोस्टली वो रात को सोता ही नहीं था, जगता ही था, बट दिन में उसको सोना था। तो उसकी साइकिल ऐसी वाली थी और मुझे उसको स्केड्यूल में लाना था, तो आई वॉज वेरी टेंस्ड। सेकेंड थिंग, वो उसको झूला पसंद नहीं है। येस, दैट इज़ ट्रू, उसको झूला नहीं पसंद। अगर आप बड़े वाले झूले में उसको साथ बिठा के रखो गोदी में, आराम से खेलेगा, बट उसको अकेले झूले में रखो, उसको बहुत डर लगता है। अभी भी टिल डे की मैं बात करूँ तो अभी भी दोपहर को उसको हम सुला के बाहर आएंगे खाना वाना खा के, तुरंत ही डर के मारे वो उठ जाएगा और चीखने लगेगा। तो उसको कोई ना कोई आसपास चाहिए। तो झूले में हमने बहुत ट्राई किया, उसकी हैबिट उसमें बैठ ही नहीं रही थी। उसको हम ऐसे रॉकिंग करें ना, उसके बाद झूले में डालेंगे तो वो सो जाएगा, बट झूला लेते लेते वो नहीं सोएगा। तो एक उसकी वो हैबिट थी, तो वो हम नहीं चेंज कर पाए। बट ठीक है, सब लोग अलग अलग रहते हैं, सब बेबीज़ भी अलग अलग रहते हैं। किसी का हमने ये देख लिया, ये क्लिप देख लिया, अरे मेरा बेबी ऐसा क्यों नहीं करता, अरे ये ऐसा कर, मेरा बेबी ऐसा क्यों नहीं करता। सब बेबीज़ की ग्रोथ उसकी बॉडी पे, उसकी डेवलपमेंट पे डिपेंड होती है। तो कोई बेबी ज़्यादा डेवलप्ड है, उस वजह से हमारा बेबी इतना डेवलप नहीं किया, उसका स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। ये एक अलग लेवल का स्ट्रेस आ जाएगा। और फिज़िकल में ये बात करूँ तो आपको बैक पेन की प्रॉब्लम्स रहेगी, बिकॉज मुझे 1.5 महीना हुआ था। बैक पेन में अगर आपने एकदम अच्छे से रेस्ट नहीं किया तो बैक पेन में प्रॉब्लम आएगी। और ऊपर से हम 6 महीना उसको कॉन्स्टेंट ब्रेस्ट फीड करते हैं, तो डेफिनेटली उसमें भी थोड़ा बहुत होगा। मुझे टिल डे अगर मैं बोलूँ तो रात को थोड़ा बहुत दुखता है, क्योंकि हम पूरा दिन उसको ब्रेस्ट फीड करते हैं, तो थोड़ा बहुत तो वो होगा, तो वो कोई दिक्कत नहीं, बस शुरुआत में ज़्यादा रहेगा। तो एक वो हो गया। फिर हमारे बड़े बुजुर्ग एक बोलते हैं कि अपने कान को ना ढक के रखो। उसके पीछे का एक रीज़न है, एक लॉजिक है। इसी वजह से आप लोगों को बोला जाता है कि जिन्होंने रिसेंटली डिलीवर किया है बेबी को, उनको कान ढक के रखना चाहिए। उससे क्या होगा ना, अगर आपने कान ढक के नहीं रखा तो इन फ्यूचर प्रॉब्लम हो सकती है आपको माइग्रेन की या सेवियर हेडेक की, तो वो ना हो, उस वजह से आपको अभी प्रिवेंशन करना पड़ेगा अपने लिए। तो ये आपके खुद की अच्छाई के लिए आपको बोलते हैं, तो वो एक आपको ज़रूर करना है। एंड मैंने भी किया था, अच्छे से किया था। तो या एंड सेकंड, आपकी जो, मैं अभी वेलनेस पे बात कर रही हूँ, खुद की वेलनेस पे। तो एक पॉइंट ये हुआ। सेकंड पॉइंट, अब क्या करना है कि आपको अपनी जो तलिया है, यानी कि फिट है जो, उस पर आपको सॉक्स डाल के ही रखना है। एंड घर पे चप्पल घर के ज़रूर पहनना है। ये एक 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और बाकी आपके जैसे जैसे रिचुअल्स हैं आप उसको फॉलो करते जाए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। किसी घर में क्या कुछ और रिचुअल्स रहते हैं, किसी के घर में कुछ और रिचुअल्स रहते हैं। जैसे मेरे घर में था कि आफ्टर डिलीवरी आपको बाल नहीं धोना है, हेयर वॉश नहीं होता 7 दिन, फिर कुछ तो 15 दिन, 21 दिन, ऐसा कुछ तो अलग अलग टाइम पे मेरे को वॉश करवाया था। तो 1 महीने में कुछ तो 4-5 बार हुआ था, मुझे अभी ज़्यादा याद नहीं है। बट हाँ, ऐसे वाले रिचुअल्स भी अगर आप फॉलो करोगे, आई डोंट थिंक कि कुछ दिक्कत आने वाली है। और रही बात स्ट्रेस की, जब भी मैंने बोला कि स्ट्रेस आए, अपने बेबी की फ़ोटो देख लीजिए, स्ट्रेस तुरंत गायब हो जाएगा। तो ये हो गया, फिज़िकल का भी हो गया, वेलनेस का भी मैंने आपको बता दिया। अभी बात करते हैं फूड पे। फूड पे क्या होता है ना,
सॉरी, एक बात मैं कहना भूल गई आप लोगों को, सॉरी। वेलनेस पे मैंने ना कोई ऐसे पिन पॉइंट लगा के नहीं बैठी हूँ, मैं ऐसे ही जस्ट अपने प्रीवियस डेज़ को याद करके आपको भी मैं बोल रही हूँ। तो एक वेलनेस में मेरी एक बात छूट गई है, अब मैं उसको आपके सामने ला के रखती हूँ। थर्ड पॉइंट आप कंसिडर कर सकते हो एकने का। बॉडी में आपके जो फेस पे थोड़े बहुत क्रेक्स आएंगे, कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई दवाइयाँ नहीं खाना। हाँ, ये एक नोट करके रख लीजिए, कोई भी अगर दवाई आप खाते हो अपने पीडियाट्रिशियन, अपने गायनिक से बात करिए पहले कि क्या मैं ये लूँ। क्यों पता है, आप ब्रेस्ट फीड करवा रहे हैं अपने बेबी को, तो जो भी आप इनटेक करोगे उस पर वो जाएगा। तो आप प्लीज़ अवॉइड करिए, जितना मेडिकेशन आप कम लो प्लीज़ अवॉइड करो। एंड जो भी आप अगेन कुछ लेते हो अपने पीडियाट्रिशियन गायनिक से कंसल्ट करके लो। तो ये एक बात थी। और हाँ, वेलनेस मैंने जैसे बोला कि क्रेक्स आएंगे, नॉर्मल है, हार्मोन्स चेंज रहते हैं, नॉर्मल है। अगेन हम बात करते हैं खाने की, और उसके बाद हम बात करेंगे पीरियड्स की। तो पहले खाने की बात कर लेते हैं। खाने में क्या होता है ना, आपको 1.5 महीना, कम से कम 1.5 महीना ध्यान रखना है। मैंने 1.5 महीना तो ध्यान अच्छे से लिया था, कुछ भी बाहर का नहीं। अगर कुछ बाहर का आप खाते हो, अच्छी जगह से खाना। जैसे मैं ट्रैवल करती थी गोंडल से राजकोट, गुजरात। तो मेरा मायका था, मतलब मेरा मेडन घर तो मेरा गोंडल में है, मेरा ससुराल राजकोट, और मैंने डिलीवरी भी राजकोट करवाई थी। और इस वजह से मुझे अप एंड डाउन रहना पड़ता है। मुझे मेरी गायनी को एवरी 10 डेज़ के ड्यूरेशन में उसको, मुझे और मेरे बेबी को दिखाने जाना पड़ता था। तो कोई दिक्कत नहीं, ट्रैवलिंग भी आप कर सकते हो, कोई बात नहीं। मैंने इवन थ्रू के लेके ना 1 महीने के बाद राजकोट से पुणे की, मतलब ऑलमोस्ट 550, मतलब इन एंड आउट दोनों साइड का करोगे ना तो ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर की ट्रैवलिंग बाइक कार की थी। तो कोई दिक्कत नहीं आती। इन्फांट के साथ भी अगर आपको कोई वो इस दिमाग में है ना कि इन्फांट के साथ हम ट्रैवलिंग नहीं कर सकते या डर लगता है, जस्ट डोंट वरी अबाउट इट, यू कैन ट्रैवल। बट आप कोई घूमने वाली प्लेस पे मत जाना। कोई काम से अगर जाना है तो आप जा सकते हो, बट ऐसे घूमने के लिए मत जाना। या तो बैक टू पवेलियन आते हैं। तो मैं फूड के बारे में बात कर रही थी। तो 1.5 महीने एटलीस्ट आपको रिस्ट्रिक्शन रखना है अपने आप पे। तो जैसे मैंने बोला कि मैं गोंडल से राजकोट जाती ही थी बाय कार, और राजकोट से अगेन गोंडल आती थी उसी सेम डे, 4-5 घंटे में। मामा मतलब फैमिली को मिल के मैं निकल जाती थी। फिर तो भूख लगती है, क्यों, आप ब्रेस्ट फीड करते हो, तो एक वो पॉइंट है। तो वहाँ पे आपको क्या करना है ना, मैंने सिर्फ साउथ इंडियन प्रेफर किया था, जैसे इडली हो गया। तो और आपको एक ध्यान रखना है, आपको तीखा थोड़ा सा कम खाना है इस टाइम पे, बिकॉज आपको एसिडिटी हो जाएगी। और जो भी आप खाओ उसमें तीखा यानी कि मरी वो डाल दीजिए, क्योंकि उससे ना आपको राहत मिलेगी। इससे आपकी डाइजेशन भी अच्छी होगी, और आपको पेट दर्द नहीं होगा, और आपके बच्चे को भी पेट दर्द नहीं होगा, बिकॉज वो आपका फीड ले रहा है। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी कि आपको साउथ इंडियन पे फोकस करो। और जैसे कि आपने उत्तपम खा लिया, वेजिस वाला ऑनियन टमाटो उत्तपम खा लो, मिर्च मत डलवाओ वहाँ पे। फिर आपने इडली खा लिया, फिर आपने प्लेन डोसा खा लिया, मसाला मत खाना, प्लेन खाना। तो वो भी कहीं पे भी घी वाला या ऐसा अच्छा से मिलता हो ना, वहाँ पे जाना। मैंने वहाँ पे ही गई थी, तो वो एक अच्छा रहता है। बाकी और कोई भी फूड ट्राई मत करना आपकी या तो आपकी बेबी के लिए, खास करके आपके बेबी के लिए थोड़ा सा हार्मफुल होगा। घर का अच्छा सात्विक भोजन करना है आपको, जैसे खिचड़ी हो गया, घी खिचड़ी खा लिया, कभी सूप पी लिया, कभी जैसे हमारी गुजराती में तो बहुत कुछ रहता है, राब हो गई, आई डोंट नो आप क्या बोलते हो उसको, सुबह अर्ली मॉर्निंग। मतलब मेरा ना एक फिक्स रूटीन था। तो मैं थोड़े बहुत डेट्स लेती थी शुरुआत में, 1-2 डेट्स खा लिया, फ्रूट्स खा लिया। और ना जैसे डिलीवरी हो जाएगी तो अपने डॉक्टर्स हमको इसे गाइड करते हैं कि विटामिन सी रिच वाले फ्रूट्स खाओ।
हावेवर जो भी अपने पुराने लोग रहते हैं वो घर में मना करेंगे कि अरे अभी तो आपका स्टिचेस आया, आपने विटामिन सी वाले फूड स्टार्ट कर दिए। बट एक्चुअली वो डॉक्टर रिकमेंडेड होते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। आप डॉक्टर ने जो भी बोला आप ब्लाइंडली ट्रस्ट करो उनके ऊपर। इवन आप मानोगे नहीं, जैसे ही मुझे बोला गया कि अभी आप लिक्विड स्टार्ट कर सकते हो आफ्टर डिलीवरी, जब मैं एडमिट थी हॉस्पिटल में, तो मेरा पता है आपको, मेरा पहला ये लिक्विड वाला जो चीज़ थी वो क्या गई थी पेट में। मैंने संतरे का जूस पिया था, यस, मौसम्बी का मैंने जूस पिया, एंड दिन में ना बहुत सारा पिया था। एंड इवन मैं ऑलमोस्ट मानोगे कि 1 वीक या 10 दिन करके तो भी मैंने कांस्टेंट वो डेली 1 ग्लास पर डे में पीती थी। और हाँ, कोकोनट जितना खाए उतना आपकी और आपकी ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी में बहुत ही यूज़फुल रहेगा। बट उससे आप ध्यान रखना आपको सर्दी ना हो जाए, बिकॉज मौसम थोड़ा सा ठंडा है अभी, और उस वजह से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी आप नारियल पानी बिंदास पियो, आप कोकोनट खाओ, चबाओ उसको एकदम ताज़ा वाला, तो सूखा वाला भी उतना ही अच्छा रहता है। अगर आपको पसंद है तो आप वो भी खा सकते हो, कोई बात नहीं है। एंड या बाकी आप जैसे राब मैं पीती थी सुबह सुबह, फिर जो भी मेरी टैबलेट्स थी उसको मैं खाती थी। मुरमुरा हो गया, सेव के साथ अच्छे से आप खा लो बाउल भर के एकदम। और 1-1.5 महीना जो शुरुआती में मैंने बोला, उसमें एक ही चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना है, इंटेक ज़्यादा बढ़ाना है, वो है आपका वाटर, एंड दूसरा है बाजरी। यस, ज्वार बाजरी ज़्यादा करके, ज्वार भी मुझे इतना नहीं पता, बट हाँ बाजरी ज़्यादा से ज़्यादा करके आप खाइए। उससे क्या होता है ना, आपको डाइजेशन में भी ईज़ रहेगा और उससे ना फीड भी अच्छी आएगी। तो एक कोकोनट हो गया, एक बाजरी हो गया, दोनों का ना अच्छे से अच्छा इंटेक कीजिए। एंड हाँ, हमारे गुजराती में तो काटलू देते हैं, फिर वावड़ी वाकुंभा का वाटर देते हैं, फिर आपको राब देते हैं। आई डोंट नो आपको अदर लैंग्वेज में आप क्या बोलते हो, रियली डोंट नो अबाउट इट, बट या इतना कुछ हम फॉलो करते हैं 1.5 महीना। मैंने ना वो जो वाटर की बात की, मुझे अच्छा नहीं लगता था उसका टेस्ट, तो मैंने 1-2 दिन नया नया करके पिया, बट डेली उसका आई डोंट नो मुझे नहीं अच्छा लगा, तो मैंने वो स्टॉप कर दिया। कुछ चीज़ें फिर अपने भी लाइक्स की होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप खुद उसको ले रहे हो। इफ़ यू डोंट लाइक प्लीज़ डोंट टेक इट, बट जो चीज़ हमको पसंद है और हम उसको नहीं ले पा रहे हैं, कुछ टाइम के लिए उसको ले लीजिए। मुझे ना बैगन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता अनटिल एंड अनलेस उसका भरता ना हो। भरता मैं आराम से खा लेती हूँ ऑनियन टमाटर डाल के, बट एज इन मुझे थोड़ा सा चिड़ मचती है वो बैगन खाने में, तो मैंने वो भी खा लिए। तो मैं सब्ज़ी में आपको मैं खास करके मैं बोल रही हूँ, एक आपको लेना है बैगन, फिर आपको लेना है बॉटल गार्ड आप बोलो या फिर आप दूधी बोल दो, तो वो एक लेना है। आप रो वेजिटेबल्स मत खाइए, जैसे ककड़ी हो गया, गाजर हो गया, वैसा मत खाइए, कुछ थोड़ा सा सोते करके उसको खाओ। एंड कैबेज नहीं खाना है, फिर कॉलीफ्लावर नहीं खाना है, फिर लेडी फिंगर मैंने, हम नहीं मानोगे 4 महीना हो गया मैंने लेडी फिंगर नहीं खाया है, अभी भी नहीं खाया है मैंने लेडी फिंगर। अब मम को मैं पूछूंगी कि अभी खाऊं या नहीं खाऊं, तो भी देखते हैं। तो या एक वो हो गया, आपको वो नहीं खाना है, क्योंकि ना उससे डिसएडवांटेज क्या है तो उतना मुझे नहीं आइडिया, बट ऐसा बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि आपको ये चीज़ें नहीं खाना चाहिए, और मैंने जेन्युइनली मैंने नहीं खाई थी। और 1.5 महीना तो हम एटलीस्ट आपको टेक केयर करना है इस सब चीज़ों का। और उसके बाद आप 1.5 महीने के बाद ना मैंने धीरे धीरे मैं डरती थी पहले, फिर मेरी मॉम, मतलब मॉम बोलो तो आप समझ लीजिए कि मेरी सासू की मैं बात कर रही हूँ, तो मॉम मतलब मुझे बोलती रहती है कि उस टाइम पे कि बेटा अब थोड़े से शुरू कर दो, बिकॉज अभी क्या होगा ना, शुरू नहीं करोगी और ऐसे ही खाती रहोगी ना, तो वो हैबिट उसको पड़ेगी। और अच्छी हैबिट है, कोई बुरी हैबिट नहीं है, बट क्या होगा ना, फिर तुम कुछ नहीं खा पाओगी। और पता है क्यों? क्योंकि उसे डाइजेस्ट नहीं होगा,
तो आप ये धीरे 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 करके शुरू करो। तो मैंने धीरे धीरे करके शुरू किया है। कभी एक चपाती खा ली, और कभी मैं पहले गेहूँ और बाजरे की चपाती खाती थी, या शुरू शुरू में तो मैंने सिर्फ बाजरे की चपाती खाई, बाजरे के थेपले खाए, बाजरे का रोटला खाया, और उसके 1.5 महीने के बाद मैं गेहूँ बाजरी मिक्स करके खाती थी। उसके बाद धीरे धीरे मैं अकेले गेहूँ की भी खाने लगी। तो ऐसे करके आपको ग्रेजुअली उसका जो भी फेज़ है आपको निकालना है। उस फेज़ में ना बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ आती है, क्योंकि जो चीज़ें हमको पसंद नहीं वो खानी है, रात रात भर जगना है, एवरी 2 आवर्स पे बच्चे को फीड कर देना है। अभी भी तो खैर 3 महीना पूरे होने के बाद आपको थोड़ा बहुत रिलीफ मिलेगा, उतना नहीं है, बट उस टाइम पे ज़्यादा रहता है। और बेबी का एक जो मेन पॉइंट है वो है बेबी सकिंग, ब्रेस्ट फीडिंग। ये एक अलग ही टास्क है, मैं आपको लास्ट में कवर करूँगी ब्रेस्ट फीडिंग का, बट ये एक फूड इंटेक का जो भी एरिया था मैंने कवर कर दिया। अभी मैं बात करती हूँ पीरियड की। तो पीरियड जो है प्री प्रेगनेंसी पे जैसे आपको रेगुलर बेसिस पे आते थे वैसे तुरंत स्टार्ट नहीं होंगे, कुछ तो भी 6 से 8 वीक अप्रोप्रिएट तो नहीं मैं बोल सकती, क्योंकि डेफिनेटली ये चीज़ अलग रहती है, हर एक वुमन टू वुमन डिफरेंट रहती है, तो उनके हार्मोन से वो चीज़ रिले करती है। तो ये कुछ कह नहीं सकते, किसी को 4 वीक्स में आते हैं, किसी को, बट जनरली आप मानो कि हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे मैं बोलूँ तो वो जनरली 6 to 8 वीक्स के अंदर अंदर आ जाते हैं। मेरा कब आया था? मेरा 1 महीने के बाद तुरंत आ गया था, बिकॉज क्या हुआ कि मैं ट्रैवल किया ना इतना, मैंने तुरंत बोला ना फिट 1 मंथ के तुरंत बाद मैंने ट्रैवल किया था, और उसके बाद अभी जस्ट रिसेंटली आई गॉट माय सेकंड पीरियड। ओके, नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस ऑन ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी। ब्रेस्ट फीड जर्नी में क्या रहता है कि थोड़ी सी हार्ड जर्नी रहती है, स्पेशली टू दोज वुमन की जिन्होंने पूरी थ्रू आउट प्रेगनेंसी कोकोनट ना खाया हो, लाइक मी, क्योंकि हमारे घर में ऐसा रिचुअल था कि कोकोनट नहीं खाया जाता था, और भी बहुत लोगों के घर में रिवाज होगा, रिचुअल्स होगा, और ना घर के रिचुअल्स को फॉलो करना कुछ बुरी बात नहीं होती, ऐसा मेरा मानना है। जितना ही आप रिचुअल्स फॉलो करोगे, क्योंकि वो हमारे कई पीढ़ियों से चले आते हैं, और इसे सीधा हम डिनाई कर दे, दैट्स नॉट अ गुड थिंग। बट ऐसा नहीं है कि इलॉजिकल वाले रिचुअल्स आप फॉलो करो, यू नो व्हाट आई मीन। तो इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो सकता है, डिबेट भी हो सकता है, बट आई डोंट वांट। इन एंड ऑल मैं जस्ट इतना बताना चाहती हूँ कि जो हमको हार्म नहीं करते हैं वो रिचुअल्स को फॉलो करना कोई बुरी बात नहीं है। तो थ्रू आउट जर्नी में कोई वुमन ने जो भी प्रेग्नेंट वुमन है उन्होंने कोकोनट नहीं खाया, जो फर्स्ट टाइम मॉम है उनके लिए ये जर्नी थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है। क्योंकि क्या होता है, जब आपकी डिलीवरी होती है तो तुरंत तो डॉक्टर बोलते हैं आप उसको फीड कराओ। फीड कैसे कराओगे? आप भी नहीं हो, बेबी तो ऑब्वियसली ये वर्ल्ड देख रहा है फर्स्ट टाइम, तो उनको ना वो सक करने की आदत नहीं होती है, तो उनको उस आदत में डालना ही एक बहुत बड़ी चैलेंजिंग बात है। तो मैंने ऑलमोस्ट बोलूँ ना कि थर्ड डिश में प्रॉपर उसको ब्रेस्ट फीड करती थी। उसके लिए ना मैं एक रिकमेंडेशन ज़रूर दूँगी, जो भी न्यू मॉम है उनको एक ब्रेस्ट पंप ला के रखना चाहिए, चाहे वो मैन्युअली हो या ऑटोमेटिक, दैट इज़ टोटली अप टू यू, बट आपको एक ब्रेस्ट पंप लेके रखना चाहिए। इससे क्या होगा ना, मैंने ये गलती की है, तो आई डोंट वांट कि कोई और जो लेडी है जो प्रेग्नेंट है और मेरा वीडियो देख रही है तो वो ये गलती करे। क्योंकि जैसे ही आपने बेबी को डिलीवर कर दिया और डॉक्टर आके बोले उसको फर्स्ट फीड दे दो, हावेवर उनका जो डिलीवरी के बाद जो भी फर्स्ट मिल रहता है, क्योंकि तब आप उस पोजीशन में नहीं रहते कि आप उसको अपनी गोदी में बिठा के रखो। उसके आई बिलीव फर्स्ट वॉक के बाद आपको बोला जाता है कि आप उसको फीड कराओ। तब तक क्योंकि फर्स्ट फीड के बाद भी
आप इसको अच्छे से गोदी में नहीं ला पाओगे। तो मैं भी नहीं ले पाई थी ध्रुव को, तो वो एक होता है चैलेंजिंग टास्क। बट जब भी आपको डॉक्टर बोले कि आपको फर्स्ट फीड लेना है तो आपको तुरंत पंप करके सकिंग शुरू कर दीजिए। तो ये हो गई ब्रेस्ट फीडिंग की जर्नी। और अगर आप लोगों को कोई भी पॉइंट मैंने इंक्लूड ना किया हो या मैं भूल गई हूँ तो प्लीज़ कमेंट करिए, मुझे डीएम करिए इंस्टा पे। एक्चुअली मुझे अभी ना मुझे हाई लेवल की नींद आ रही है, बट मैंने एकदम हिम्मत जुटा के ना मैंने एक वीडियो बनाने का सोचा कि मैं अभी बना लेती हूँ मैं जैसे तैसे करके। बट आई होप कोई कंटेंट मैंने मिस ना किया हो। अगर किया हो तो यू कैन कमेंट इन दिस वीडियो और एल्स यू कैन डीएम मी इन माय आईजी हैंडल। तो आज का वीडियो मैं यहाँ तक सीमित रखती हूँ। और एक लास्ट में बोलना चाहूँगी, मैंने ना इंस्टा पे एक पोस्ट डाला था, उसमें मैंने लिखा था कि पोस्टपार्टम में आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करिए। तो अगर आपको कोई क्वेरी हो और आप चाहते हो कि मैं अपने वीडियो में इंक्लूड करूँ तो उसके लिए मैंने एक पोस्ट डाली थी मेरी स्टोरी में इंस्टा पे। तो मुझे कमेंट्स आए थे, तो मैंने उसमें से एक का कमेंट्स मतलब डिलीट हो गया बाय चांस। तो वैभवी जी, अगर आपको कोई और क्वेरी है जो मैंने इस वीडियो में इंक्लूड ना की हो तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट या तो फिर मुझे आईजी पे डीएम कर सकते हो। और बाकी की मुझे जो क्वेरी आई थी मैं उसके आंसर्स दे देती हूँ फटाक से। 1 मिनट। लिखा था ब्रेस्ट फीडिंग का एक्सपीरियंस बताइए, मैंने बता दिया ब्रेस्ट फीडिंग का एक्सपीरियंस। और कुछ अगर आपको है तो डेफिनेटली कमेंट कर दीजिए। एक था कि आफ्टर डिलीवरी व्हेन विल यू रेडी टू योर फर्स्ट मील। मेरा जो डिलीवरी हुआ था उसके 2 दिन के बाद आई वॉज रेडी टू गेट माई फर्स्ट मील। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर योर फर्स्ट वॉक। जैसे मैंने बोला कि कोई प्रिपरेशन नहीं होती फर्स्ट वॉक के लिए, स्पेशली आप फर्स्ट टाइम C-सेक्शन की डिलीवरी परस्यू कर रहे हो तब तो कोई एक्सपीरियंस नहीं रहता और ना ही हमको ऐसा कोई थॉट था। और जेन्युइनली मैं बोलूँ तो मैंने कोई वीडियो सर्च भी नहीं किया था इस बारे में कि C-सेक्शन की डिलीवरी कैसे होगी क्या है। मैंने जस्ट इतना सर्च किया था कि बेबी को कैसे निकालते हैं C-सेक्शन में, बस। उसके बाद का जो मॉम का एक्सपीरियंस रहता है मैंने सर्च नहीं किया था। एंड जस्ट मैंने मेरी मदर इन लॉ को पूछा था, बिकॉज एक वही थी जिन्होंने C-सेक्शन परस्यू किया था मेरी फैमिली में। तो मेरी जो भी लव्ड वंस है उसमें से वही एक थी जो मुझे समझा सकती थी। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छा से और क्लैरिटी से समझाया और बहुत ही पॉजिटिवनेस से उन्होंने मुझे समझाया कि कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी स्ट्रेस मत लो, एवरीथिंग विल बी गुड। एंड स्टिचेस का भी उन्होंने मुझे नहीं बोला था कि इतना पेन होगा ये करके, नहीं बोला था। और मैंने ना वो निकाल के बाद जब मैंने उनसे मिली तो पहला क्वेश्चन पता ही क्या था, यही था उनसे कि आपने मुझे बोला क्यों नहीं कि इतना पेन होगा जब तुम स्टिचेस रिमूव करवाने जाओगी। तो पता है वो क्या बोल, अगर मैं तुम्हें बता देते ना तो वो तुम सह नहीं पाती। दैट्स ट्रू। अगर वो मुझे पहले बता देते तो शायद मैं उतना हंस के नहीं जाती। तो तब गई थी स्माइल लेके, आई थी रोगे। ऐसी वाली सिचुएशन थी। बट ठीक है ना, वो भी एक फेज था, वो निकल गया। हाँ, तो कोई भी प्रिपरेशन नहीं होता जब आपकी फर्स्ट टाइम डिलीवरी होती है। तो अभी सेकंड टाइम क्या है क्या नहीं तो मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट फूड इनटेक यू शुड टेक आफ्टर फर्स्ट वीक। तो मैंने जैसे बोला कि मैं काटलू खाती थी, फिर ऐसे गुजू लैंग्वेज में उसको बोलते हैं, आई डोंट नो अदर लैंग्वेज में क्या बोलते हैं। मैं राब पीती थी बाजरे की, मैं काटलू खाती थी, गरम करके खाती थी। कोई भी मैं स्वीट्स से दूर रहती थी, मैं कोई बाहर का चीज़ नहीं खाती थी। घर में बाजरे का इंटेक ज़्यादा कर दिया था मैंने। रात को भी मैं वही खाती थी, मैं दूधी खाती थी, आप बोतल गार्ड बोल दो, दूधी बोल दो, बोथ आर इक्वल। मैं कंदमूल यानी कि जो रूट से उगाए हुए वेजेस है मैं उसको इंटेक नहीं करती थी। जैसे आलू हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, फिर जैसे क्यूकम्बर हो गया, मैं उसका भी सेवन नहीं किया। कैरेट वगैरह भी मैं नहीं खाते थे। अगर उसको कुछ खाना रहेगा तो आप सौते करके खा लीजिए, जैसे मैंने पहले आपको बोला।
तो ज़्यादा करके ना ऐसे रो इंटेक मत कीजिए, क्योंकि थोड़ा सा आपकी डाइजेशन सिस्टम है थोड़ी सी वीक होती है वहाँ पे, तो उसको भी रेगुलर होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। एंड आपको भी वो रूटीन में ढलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरे बेबी को 4 मंथ्स कंप्लीट हो गए, बट मैं अभी भी रूटीन में नहीं आई हूँ। उसके साथ एक टाइमिंग ही बना है, वो है रात को सोना और सुबह उठना, वो टाइम फिक्स है। बट दिन का जो भी उसका टाइमिंग है, मैं उसको धीरे धीरे अपने स्केड्यूल में लाने की पूरी कोशिश करती हूँ। बट कभी कभी कोई बच्चा जल्दी वो ग्रास्प कर लेता है, कभी वो स्केड्यूल कोई अच्छे से ग्रास्प नहीं करता। बिकॉज क्या होती है, हमारी जो वैक्सीनेशन की डोजेज़ रहते हैं वो भी लाइनअप होते हैं, तो वहाँ पे भी वो उसका थोड़ा सा छूट जाता है। और अभी विंटर सीज़न है तो मैं उसको डेली नहीं नहलाती, तो वो भी चीज़ अफेक्ट करती है, तो वो रूटीन नहीं बनता। और सीजन्स वाइज भी उसके स्ट्रेसेस बढ़ते हैं, तो मैं उसका भी एक व्लॉग में या तो फिर कहीं तो मैं एक चीज़ इंक्लूड कर दूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू ओवरकम टायर्डनेस व्हेन योर बेबी कीप यू अवेक थ्रू आउट डे एंड नाइट। जैसे मैंने पहले बोला कि आपको वो दिमाग में पिन कर देना है। अभी भी मैं आपको बोलूँ ना, मैं अंदर से इतना थकी, मतलब लिटरली मैं ऐसा कर रही हूँ और मुझे इतनी नींद आ रही है, क्योंकि 4 महीने का जो थकावट रहती है, जो स्ट्रेस रहता है, जो टायर्डनेस रहती है, यू कांट ओवरकम ईजीली, है ना। तो अपने मोबाइल की जो स्क्रीन है वो रख दो, उसकी जो भी उसका स्माइल फेस है ना आपके सामने आएगा, विल बी फील वेरी हैप्पी, वेरी काम। तो ये एक रीज़न है, बाकी तो उसको ओवरकम करने का कोई दूसरा तरीका नहीं है। मैं तो यही फॉलो करती हूँ और मुझे इससे बहुत अच्छा रिजल्ट, चिड़ मचती है मुझे, या फिर कभी मैं काम नहीं होती हूँ और मेरा पेशेंस लेवल कम हो जाता है, या फिर मैं इसको ब्रेस्ट फीड करते करते मैं थक जाती हूँ। कभी कभी ना ऐसा होता है कि वो ब्रेस्ट फीड कर रहा, मैं सो रही हूँ, लिटरली मैंने बहुत बारी फील किया है ये। तो आपको बेबी का स्माइल फेस आपको देख लेना है, क्योंकि द जर्नी इट सेल्फ वेरी टाइम टेकिंग। जैसे ही आपको न्यूज़ मिलती है यू आर प्रेगनेंट, एंड जैसे आपकी बेबी 1 ईयर का नहीं हो सकता, तो ये 2 ईयर ना थोड़ी सी जर्नी एकदम बड़ी है। पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, एंड अपने आप से खुद बातें करो। अपने जैसे बेबी का 3-4 महीना हो जाए तो अपने आप पे थोड़ा सा टाइम निकालो। लाइक अपने हमको जो पसंद है वो आप खाओ, आपको जो पसंद है वो आप करो। लाइक जैसे अपने आप पे टाइम बिताना शुरू करो। जैसे मुझे पसंद है कि थोड़ा सा मैं सैलून का सेशन बुक करूँ, तो मैंने जनरली रिसेंटली ही मैंने एक सेशन बुक किया था, तो वो घर पे आके सब कुछ करके गए। तो वैसा वाला थिंग का प्रोसेस करो, जो आपको फूड पसंद है आप वो खाओ, बट देखिए लिमिट में करिए जो भी करना है। और अपने आप पे थोड़ा सा समय निकाल के खुद का ध्यान रखना शुरू कर दो, तो वो 3-4 महीने के बाद आप कर सकते हो। थोड़ा सा आपको खुद लगेगा कि थोड़ा सा अभी मुझे टाइम मिल रहा है। जैसे मैं अभी देखिए वीडियो बना रही हूँ, पहले नहीं बना पाती थी, मतलब पहले 3 महीने ऐसा था कि मैं मोबाइल राइट नाउ मैं आपको बोलूँ तो राइट नाउ पे मेरा मोबाइल साइलेंट पे है, तो उससे ना उसकी नींद उड़ जाती है, मोबाइल साथ में रहती। मैं मोबाइल यूज़ ही नहीं कर पाती थी पहले 3 महीना में, ना ही मैंने कुछ इंस्टा खोला, ये वो कुछ तो थोड़ा सा पोस्ट डालने के लिए मैं डाल देती थी, बाकी कुछ देखने लायक कुछ रहता ही नहीं था। पूरा दिन बेबी पे ही निकल जाता था। अभी भी ऐसा ही है, दिन कैसे शुरू होता है कहाँ ख़त्म होता है, रात कैसे बीत जाती है पता नहीं चलता ना। और अभी तो ML पे हूँ, तो पूरा दिन मतलब घर का काम होता है, बेबी को संभालना, उसमें ना थोड़ा पतिदेव अपना थोड़ा सा ध्यान रख ले तो मज़ा ही आ जाए। तो एक सोने पे सुहागा वाली चीज़ है। तो हाँ, टायर्डनेस तो रहेगी, you can't neglect it, you have to process this phase very calmly, एंड उसके लिए बस यही एक तरीका है जो मैंने ढूंढा है। अगर आपको कुछ और तरीका मिलता है प्लीज़ शेयर इट विथ मी, मैं मेरी ऑडियंस के साथ डेफिनेटली शेयर करना चाहूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जैसे मैंने बोला ब्रेस्ट फीडिंग की जर्नी, तो यहाँ पे मेरे जो वीडियो है मैं एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आपको ये वाला वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा हो, और मेरी चैनल को प्लीज़ अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए मुझे मोटिवेशन मिलता है, मन नहीं करता बट हिम्मत जुटा के सब करना पड़ता है ना।
क्योंकि क्या होता है डेडिकेटेड कंटेंट में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि हम कंटेंट सोचते हैं, उस पर अप्लाई करके वीडियो बनाते हैं, उसको फिर एडिट करके अपलोड में डालते हैं, तो थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है ये। बट खैर कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए ये भी सही। और हाँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज मैंने देखा है बहुत सारे व्यू देखे चले जाते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड या अगर मैंने कुछ टॉपिक्स कवर नहीं किए हो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं इसको डेफिनेटली आंसर करने की कोशिश करूँगी, या तो फिर कोई व्लॉग में मैं इंक्लूड भी कर दूँगी। मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट किया है, अगर आपने वो वाले वीडियोस नहीं देखे प्लीज़ मैं प्लेलिस्ट डाल दूँगी यहाँ पे एंड स्क्रीन पे, आप देख लीजिएगा। मिलते हैं जल्द ही ऐसे ही वीडियो के साथ। टिल देन अपना ध्यान रखिए। हैप्पी पेरेंटिंग, बाय।